नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे अपने खास कार्यक्रम की। बिहार विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू है। आज अधिसूचना जारी करेगा चुनाव आयोग। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए आज से शुरू होगा नामांकन। 121 सीटों पर 6 नवंबर को मतदान भी यहां पर देखने को मिलेगा और 17 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे प्रत्याशी। 18 अक्टूबर को आपको बता रहे हैं कि नामांकन पत्रों की जो सूची है वो भी फिलहाल यहां पर भेज दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण जानकारी है, लगातार हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से साफ तौर पर देखने को मिल रहा है सीटों पर सस्पेंस भी बरकरार है। बरकरार इसलिए है क्योंकि ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सीटों पर अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं है। इसलिए आपको विस्तार से हम बताएंगे और चर्चा भी करेंगे। चर्चा करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसको कितनी सीट मिल सकती है, क्या कुछ स्थिति बन सकती है, क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन ऐसे में तैयारियां क्या चल रही हैं, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी भी हो जाता है। आपको यह भी हम जानकारी दे दें कि अभी की जो स्थिति है उसमें फिलहाल ना तो चिराग पासवान मान रहे हैं और ना ही बीजेपी के बीच जो असमंजस की स्थिति है वो साफ हो पा रही है, क्योंकि चिराग की तरफ से अपनी एक अलग संख्या की सीटें मांगी जा रही हैं, लेकिन बीजेपी वो देने को अभी तैयार नहीं नजर आ रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मायावती ने रैली करी उसका असर बिहार में भी साफ तौर पर देखने को मिला है। अब कहा तो यह भी जा रहा है कि जिस तरीके की स्थिति अभी है बिहार में, ऐसे में अगर बड़े बदलाव नहीं देखने को मिले तो कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी यहां पर बन भी सकती है। लेकिन आरजेडी अपनी पूरी यहां पर कोशिश कर रही है और भी जितने दल है वो भी यहां पर अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने। प्रभु, जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक है। ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं, 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूं, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए।
आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए। जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। हम आपके साथ यहाँ अगर कोई आएगा आपके सामने आप उनसे पूछ लीजिएगा कि हमने कोई बात करी हो, कोई वैसे कुछ नहीं है। एक बार बात हो जाने दीजिए। अगर वो आ रहे हैं आके मिल सकते हैं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं हमें। थोड़ी देर में पवन से को शामिल कराने से तो लगता है और माहौल खराब हो गया है। किसका? जैसे आरोप लगा रही है पवन से। अब भाई जिन्होंने ज्वाइन कराया है वो जवाब देंगे, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसमें। आप ज्योति जी से कब मिले थे? 2 साल पहले वो यहाँ पर आई थी मिलने अपने कुछ साथियों के साथ, तब मिले। उसके बाद तब क्या टिकट की कोई नहीं प्रशांत उपेंद्र कुशवाहा को झटका देने वाले की इच्छा जताई थी क्या उन्होंने कभी? नहीं, हमसे वो सब कोई बात नहीं हुई थी। उस समय उन्होंने जो बात कही थी वो परिचय की बात थी। हमने उस समय भी उनको यही कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इस मामले में मैं कुछ बोलना मेरा उचित नहीं होगा। ये आपके और आपके पति के बीच का मामला है। चुनाव लड़ना चाहेंगे? हमसे कोई इस पे बात नहीं हुई। सवाल पर हाइपोथेटिकल सवाल किए जा रहे हैं। हम पर्दे के पीछे कोई डील करते नहीं है, किसी के पारिवारिक मामले में, व्यक्तिगत मामलों में पड़ते नहीं है। व्यक्तिगत मामले की और तीसरी बात, जो टिकट की बात है वो किसी एक व्यक्ति के लिए उसका रूल बदलेगा नहीं। जो पहले से व्यवस्था बनी हुई है, आरा से ऑलरेडी टिकट डिक्लेयर्ड है। डॉक्टर विजय गुप्ता वहां से हम लोग के उम्मीदवार हैं, उसमें कोई परिवर्तन की सवाल नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। तो फिलहाल जिस तरीके से लगातार आप सुन रहे थे, जहां पर हमने आपको बताया कि अब चुनाव नजदीक हैं, तो ऐसे में अलग अलग दल की, अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं जो हैं वो भी यहां पर लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जब तक ये स्थिति साफ नहीं होगी, जब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चिराग पासवान लगातार अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। उनकी अपनी अलग एक राय है। इससे पहले भी कई महत्वपूर्ण नेताओं के द्वारा उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, मीटिंग भी हुई, 40-45 मिनट तक लगभग मीटिंग भी चली, लेकिन उससे कुछ भी अभी तक नतीजा नहीं निकला है। लेकिन अब चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में तैयारी पूरी है। एक तरफ तेजस्वी यादव भी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की तरफ से भी लगातार मीटिंग्स का जो दौर है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। बिहार चुनाव को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति है, क्योंकि खास तौर पर सीट बंटवारे को लेकर अभी पेच फंसता हुआ नजर भी आ रहा है। लेकिन अपनी अपनी पार्टी अपने अपने तरीके से, अपने अपने पैमाने पर लगातार तैयारियां यहां पर कर रही हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं और इस चर्चा में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनाली आनंद जी है जनसुराज की तरफ से, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। कांग्रेस प्रवक्ता रतन तिवारी जी, अविनाश पासवान जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता है, और आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर उर्मिला ठाकुर जी। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास से हम चलना चाहेंगे, और राहुल जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, सीट बंटवारे को लेकर लगातार असमंजस की स्थिति है, पेच फंसा हुआ है, क्या कुछ सबसे पहले आप देख पा रहे हैं? समझिए, सबसे अहम बात यह है कि मुद्दा ये नहीं है कि सीट में कहां पेच फंसा हुआ है। महत्वपूर्ण ये है कि हम जीत कर आने वाले हैं और सरकार में स्थापित होकर बिहार को समृद्ध इतिहास रचने वाले हैं, ये मायने रखता है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो बातें लगाई जा रही है, जो कयासें चल रही है, खास करके विपक्ष के द्वारा चलाई जा रही है, नैरेटिव करने का प्रयास किया जा रहा है, उस नैरेटिव में अगर आप देखें तो ये चीज जानकर बिल्कुल आश्चर्य होगा कि आज महागठबंधन खास करके उलझा हुआ है सीटों के पेच में और डिप्टी सीएम के बंटवारे में उलझा हुआ है। वहीं भारतीय जनता पार्टी
अपने बिहार के उत्थान में उलझी हुई है। और जो हमारे बीच की जो बातें हैं, खास करके जो चिराग पासवान जी की कयास लगा दी है, मांझी जी की कयास लगा रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल, उन सबके लिए एक ही बात है कि एनडीए में सब कुछ आपसी समझ, सम्मान और साझे लक्ष्य के आधार पर तय होता है। चिराग पासवान जी युवा और ऊर्जावान नेता हैं हमारे राज्य के, उनकी भूमिका को पूरा सम्मान दिया जाएगा। सीटें नहीं, सेवा हमारी प्राथमिकता है। कई बार राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक करने के लिए सत्ता में स्थापित होती है, लेकिन हम राजनीतिक कर रहे हैं सेवा भाव को समझने के लिए और सेवा भाव से जनता का सेवा करने के लिए। जहां विपक्ष अपनी कुर्सी की लड़ाई में उलझा है, वही एनडीए गठबंधन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चिराग पासवान जैसे युवा नेताओं के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। बिहार की जनता जानती है कि कौन स्थिर सरकार दे सकता है और कौन मजबूर सरकार दे सकता है, क्योंकि जो मजबूरी की जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। क्योंकि अब महागठबंधन ने 3 डिप्टी सीएम की बातें कर दी है और साथ ही साथ तेजस्वी यादव जी का साथ छोड़ दिया है, यह कहकर कि तेजस्वी यादव आज लगातार मीडिया में अकेले ही इस बात का बयान दे रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आएगी तो हर घर नौकरी होगी, तेजस्वी की सरकार आएगी तो मां बहन योजना का 2500 का लाभ दिया जाएगा। तो मतलब ये साफ दिखता है कि कांग्रेस इनसे दूर कर ली है और इनको मुख्यमंत्री के दावेदार घोषित नहीं कर रही है, क्योंकि वो भी चाहती है कि जिस तरह से पटकनी इनको देने का काम किया गया था कांग्रेस को लोकसभा में, उसका ये बदला लेने के लिए निश्चित तौर पर तैयार है। आज ठीक है रतन जी, कौन सा बदला लेने की कोशिश हो रही है? पहले शर्मा जी आपको मैं प्रणाम करता हूं, अपने सारे मित्रों को प्रणाम करता हूं। देखिए, राहुल आनंद है, उनका काम है कहना, विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना और हमारे घर के अंदर झांकने की इनकी पुरानी परंपरा रही है और पुरानी आदत रही है। लेकिन ये अगर अपने घर में झांक लेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि इनके ही एनडीए में चिराग पासवान लेफ्ट भाग रहे हैं और इनके ही उपेंद्र कुशवाहा जी राइट भाग रहे हैं। जीतन राम मांझी जी अपने पार्टी को बचाने के लिए, अपनी पार्टी को मान्यता दिलाने के लिए 21 से 22 सीट मांग रहे हैं, लेकिन इनके यहाँ पे बात नहीं बन पा रही है। वही जेडीयू जो है, जेडीयू कह रही है कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, 1 सीट ज्यादा लड़ेंगे। अब मैं आता हूँ कांग्रेस पार्टी पे। देखिए, कांग्रेस पार्टी में किंतु परंतु तो बनता ही नहीं, दिखता ही नहीं। हमने सर्व सहमति से हमारा जो अलायंस है वो पूरी तरीके से मजबूत है। लगभग हम 80% सीटों पे अपनी चर्चा कर चुके हैं और हमने अपने संभावित प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिए हैं कि आप जाइए अपने क्षेत्र में काम पे लग जाइए और कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही समय बाद आपको लिस्ट भी आएगी, आपके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शर्मा जी, जो तीसरी बात है, तीसरी बात यह है कि बिहार में निश्चित तौर पे आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, आरजेडी मजबूत स्थिति में है, तो हमारे यहाँ पे चेहरा है, हमारे पास नियत है, हमारे पास सिस्टम है। तो तेजस्वी यादव हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत कहीं है तो एनडीए में, और एनडीए से मैं कहना चाहता हूं कि अपने घर में आप झांकिए, कांग्रेस पार्टी के घर में झांकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार पूरी तरीके से शर्मा जी तैयार है बदलाव लाने के लिए, परिवर्तन करने के लिए। नहीं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि बदलाव की स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ असमंजस की स्थिति जो है वो फिलहाल साफ नहीं हो पा रही है। जेडीयू प्रवक्ता भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी यही सवाल रहेगा अविनाश जी, क्योंकि देखिए चिराग पासवान लगातार सीट की मांग कर रहे हैं, 40 से 50 सीटों पर वो अड़े हुए हैं। अब भाजपा और जितने भी दल है वो देने की कोशिश तो शायद करते नजर नहीं आ रहे हैं और इसी पर असमंजस की स्थिति फंस रही है। ये कहना ठीक होगा कि अगर सहमति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं परेशानी आएगी? कोई परेशानी नहीं है प्रद्युमन जी, मैं आपको बता दूं कि सब कुछ आपने शायद लेटेस्ट स्टेटमेंट जो है चिराग पासवान जी का आपने नहीं सुना। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सब कुछ एनडीए में बिल्कुल सही है और विपक्षियों की तो ये आदत है कि वो इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं। अगर सही होता तो फिर ये बात इतनी नहीं उठती ना। अब कहने में तो वो तो कहना ही पड़ेगा कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हमारा जो है ना, हमारा मकसद और हमारा इंटेंशन हमेशा ये रहा है कि बिहार की जनता के लिए जो बेस्ट हम पॉसिबल दे सकें, सो दैट जो हमने एक मुहिम शुरू किया है 2005 से लेके उसके बाद से, तो वो कंटिन्यूटी आप देखें, क्योंकि 20 साल का ये प्रूवन रिकॉर्ड है हमारा। क्योंकि अगर हमने बीच में कुछ इस तरीके से किया होता तो जनता हमें बार बार मुख्यमंत्री के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुनती नहीं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, देखिए जो प्रॉब्लम ये है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, और क्योंकि डिस्कशन चेहरे की अभी सीट बंटवारा।
शायद संपर्क टूट गया, दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। आरजेडी प्रवक्ता डॉक्टर उर्मिला ठाकुर भी लगातार बनी हुई हैं। उर्मिला जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी स्थिति कुछ साफ हो रही है क्या? देखिए, हमारे यहाँ 80% सीटों का पर बातचीत हो गई है। जो 20% बचा हुआ है, 1-2 रोज में आप वो भी साफ हो जाएगी। और जहां तक मुख्यमंत्री का चेहरा की बात कर रहे हैं कि 3-3 डिप्टी सीएम की इन्होंने बात की है, मैं कहना चाहती हूँ उनको कि आप 3-3 डिप्टी सीएम की बात छोड़िए, आप पहले तो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए कि मैं नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहा हूँ। आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। आप लोग एक थके हारे, जो अचेता अवस्था में, जिनका फिजिकल और मेंटल जो एक्टिविटी है वो सही जनता के बीच नहीं जा रही है, फिर भी आपके अंदर क्या मजबूरी है? आप कहते हैं मैं विश्व का सबसे बड़ी पार्टी हूँ, लेकिन आप मुख्यमंत्री का चेहरा आप एक तरफ कह रहे हैं कि अब कोई काम संभालने वाला नहीं है, चंद लोग मिल करके चला रहे हैं, और कहीं पर भी जनता के बीच आपने कहा कि जनता जो है नीतीश कुमार जी को 20 साल मतलब मुख्यमंत्री बनाने का काम किए। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ 20 साल अगर रहते तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आते। 3rd नंबर की पार्टी को आप कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। 1 नंबर की पार्टी जोड़ तोड़ की राजनीति आपके यहाँ हो रही है। आपको एन केन प्रकार सत्ता चाहिए, लेकिन हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी सत्ता के लिए नहीं, बिहार के लिए लड़ रहे हैं। आप लोग की तरफ बोली नहीं लगाते राहुल जी कि 50,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं, चलो 125 करोड़ दिया, और आपने कुछ नहीं दिया, न विशेष राज्य का दर्जा दिया, न विशेष पैकेज दिया। यहाँ तक कि बिहार के मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रहे पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए, लेकिन आपने कुछ नहीं दिया। बिहारियों को ठगने का काम किया है, किसानों को ठगने का काम किया है, छात्र नौजवानों को सिर्फ ठगने का काम किए हैं। और आज आप कह रहे हैं कि बिहार की जनता के विकास में हम विश्वास करते हैं। किस प्रकार का विकास? जो विकास के लिए आप जनता से वादा किए वो कहीं कुछ आपने नहीं किया, और आज जो है जो हमारे आदरणीय नेता घोषणा करते हैं और आप उनके पीछे पीछे चल करके उन चीजों को लागू करते हैं। ना तो आपका सोच है, ना आपका कोई विजन है, ना आपका कोई रोड मैप है। आप जो है दूसरे के सहारे, जहां तक चिराग पासवान जी का बात है कि वो मान गए, चिराग जी मानेंगे क्यों नहीं? चिराग जी को डर नहीं है। आपने उनके पार्टी के उल्लास पांडे जी के यहाँ ईडी सीबीआई का जो छापा मरवाए तो उनको डर नहीं है। वो तो बोल दिए कि हमको जो है जहाँ प्रधानमंत्री जी वहाँ सम्मान की हम खोज नहीं करते हैं। तो चिराग जी और आप लोग के यहाँ मांझी जी अलग राग अलाप रहे हैं, आपके यहाँ चिराग जी अलग राग अलाप रहे हैं। तो आपके यहाँ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दूसरे के यहाँ झांकना बंद कीजिए और जनता से जो वादा किए हैं बिहार के विकास के लिए हमारे आदरणीय नेता जो कहे हैं कि प्रत्येक घर को नौकरी देंगे। अब ठीक है, वो हमारे साथ अभी बने नहीं है, जब वो जोड़ेंगे तो मैं उनसे आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगा। सोनाली आनंद जी भी लगातार बनी हुई है। जनसुराज की स्थिति क्या बनी हुई है अभी सोनाली जी? जी, आपने सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ, दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। और आपने अभी देखा ही होगा कि जनसुराज एक पहली पार्टी है जिसने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी है। और बाकी जो बिहार में सबसे पुरानी पार्टी जो अपने आप को क्लेम करते हैं, अनुभवी पार्टी क्लेम करते हैं, अनुभवी नेता क्लेम करते हैं, वो आज भी इस असमंजस में ही फंसे हुए हैं, कितना सीट किसको दे, किसको टिकट कहाँ दे। और अभी भी जो अनुभव उनका यहाँ दिखना चाहिए वो यहाँ पर अनुभव दिख नहीं रहा। इनका अनुभव कहाँ दिखता है? स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करने में। जो नेता की जो पक्की जो राजनीतिक जो एक परिभाषा लोगों के दिमाग में बैठी है वहां पे इनका अनुभव दिखता है, लेकिन जहाँ डिसीजन मेकिंग की बात आती है वहां पे इनका अनुभव नहीं दिखता। तो अभी भी जो हम कहेंगे कि एक जो कछुए और खरगोश की कहानी है, वहां पे ये खरगोश की भूमिका में थे, पर फिर भी रेस में अभी भी पीछे दिखाई दे रहे हैं। और जो हम काम शुरू से कर रहे थे, हमने अपनी बातों को आगे रखा और हम इस रेस में आगे रहे। और हम ये बता रहे हैं कि आगे जो भी घोषणाएं, जो भी लिस्ट बाकी उम्मीदवारों की निकलेगी, हम उसमें भी आगे ही रहेंगे। ठीक है, आप कोशिश यही कर रही हैं, लेकिन अब शायद निशाना आपका आरजेडी के ऊपर ही था। और उर्मिला जी, अब कहा वही जा रहा है कि पुरानी पार्टी आप लोग हैं और अनुभवी लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी स्थिति थोड़ी असमंजस की है। गठबंधन को भी ये बात कह रही हूँ। अब देश का सबसे बड़ा, इनफैक्ट विश्व का सबसे बड़ा अपने आप को संगठन वो कहते हैं, बट जहां आपका एक्सपर्टीज दिखना चाहिए, जहां आपकी लीडरशिप दिखनी चाहिए, या जहां आपका कोर स्किल दिखना चाहिए, वहां भी कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ठीक है, बिहार जैसे राज्य में
आपको जब ये डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए थी, आप अभी भी बैकफुट पे हैं और आप अपने टीम को भी इंटैक्ट नहीं रख पा रहे हैं। आपकी टीम में ही इतनी इंटरनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, आप जनता के लिए क्या करेंगे? तो पहले एक संगठन को संभालने की जरूरत है, अपने ऑर्गेनाइजेशन को संभालने की जरूरत है, फिर आप जनता इसके बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है राहुल जी, बताइए। से ही परेशान है। कभी कभी लोकतंत्र में विचार विमर्श होता रहता है, और लेकिन एनडीए का हर घटक दल प्रधानमंत्री की मिशन और विजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है। मत सम्मान का माहौल है। जल्द ही सीट बंटवारे की सर्वसम्मति से खंडन कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अभी सोनाली मैडम एक बात करी थी, जनसुराज की प्रवक्ता, उनकी पार्टी की अगर हम बात करें तो उनके ऊपर तो बहुत सारे ऐसे आरोप लग गए हैं। जो व्यक्ति इस बात की बात करता था कि मेरे पास पूरा बिहार का डाटा है, मुझे पता है कि कहां से मुझे माइलेज लेना है, तो मैडम मैं आपको दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला है कि किशोर कुमार मुन्ना नाम के व्यक्ति को आप जानती होंगी, उसके ऊपर अप्राकृतिक यौन शोषण का आरोप लगा है। दूसरा रामबली चंद्रवंशी जो एक माफिया है, जिनके ऊपर कई आपराधिक मामले, हत्या के आरोप है, और वो आईपीसी धारा के तहत सजायत भी है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अभी जो आज से कल तक में एक वीडियो आ रही थी जिसमें पीके ने 21,000 रुपए लेकर लोगों से फॉर्म भरवाया था, तो यहाँ पे अगर 10,000 लोगों ने भी अगर फॉर्म भरा होगा तो देख लीजिए वो 21,000 के हिसाब से वो कितना होता है। यानी कि पीके ने ठगने का काम पहले दिन से ही किया, क्योंकि वो अपनी पार्टी के जो खर्चे और चर्चे की जो बातें कर रहे हैं वो निकालने का काम ऑलरेडी कर रहे थे। और पीके के विषय में एक बात और प्रसिद्ध है, क्योंकि वो 420 के आरोपी है, पाटलिपुत्रा में उनके नाम पे केस दर्ज है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो क्या है, महत्वपूर्ण ये है कि वो जो केस दायर हुआ था और जो हाईकोर्ट में गया था, उसके पिटीशन में जिस तरह की बातें लिखी गई थी, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बिहार के अंदर जो माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, सब एक दूसरे से नेगोशिएट कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो हमारे जो एनडीए के अलायंस के जितने साथी हैं, उन लोगों का एक ही वक्तव्य है, वो यही है कि किसी भी प्रकार से बयानबाजी पर नहीं जाना है, महत्वपूर्ण जानकारी को। लेकिन कभी कभी राहुल जी ऐसा भी होता है कि शायद थोड़ी, ठीक है, कुछ कहना चाह रही हैं सोनाली जी। जी, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता कहते कि बयानबाजी में नहीं जाना है, तो मैं यही कहूंगी बयानबाजी में बिल्कुल इन्हें नहीं जाना है। और इसीलिए जो इनपे कागज के साथ बड़े बड़े आरोप लगते हैं इनके बड़े नेता पे, उस पर इन्हें सफाई भी नहीं देनी है। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं, इसे मैं रिएक्टिव पॉलिटिक्स कहूंगी। हमने आपके नेता के बड़े बड़े पोल खोले, बड़े बड़े विद प्रूफ आपके सामने, जनता के सामने रखे। न बीजेपी इसके डिफेंस में आती है, न वो नेता खुद अपने डिफेंस में आता है। और उसकी प्रक्रिया में आप जो भी आरोप लगाते उसका कोई भी आधार नहीं है। आप जिस पैसे की बात कर रहे हैं, ये है रजिस्ट्रेशन फी, और ये कैंडिडेट की सहमति से लिया जा रहा है। और संगठन को चलाने के लिए जो भी चीजें की जा रही है, यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे आपके सरकार पे सवाल उठता है, जब आप 71,000 करोड़ की घोटाला करते हैं, उसका जवाब आप आज भी नहीं देते हैं। जब आपके नेता मंगल पांडे पे बड़े बड़े आरोप लगते हैं, एम्बुलेंस घोटाला का आरोप लगता है, पूरी की पूरी संगठन इस पे चुप रहती है। जब अशोक चौधरी पर आरोप लगता है, आप इस पे चुप रहते हैं। तो जो आप सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है, बोलिए राहुल जी। तो इसका आरोप और भी मेहमान हैं, ठीक है, मैं आ रहा हूं, और भी मेहमान हैं राहुल जी। जनता की ये रजिस्ट्रेशन फी लिया गया है, ठीक है राहुल जी, जल्दी अपनी बात पूरी कीजिए आप। कभी भी कंप्लेन नहीं है। और अगर जो जनता भी यहाँ पे सुन रही है, वो भी आपके तथ्य को बिल्कुल बेसलेस माने कि जो भी सवाल आप राहुल जी बात पूरी कीजिए। जी, मैं बता दूं सोनाली जी को कि सबसे अहम बात यह है कि जो सोनाली जी 71,000 करोड़ की जो घोटाले की बात कर रहे हैं, वो कैग का रिपोर्ट है। और उसके जो उसमें जो मुखिया है, खास करके वो प्रतिपक्ष की पार्टी यानी कि तेजस्वी यादव जी की पार्टी के मनेर के विधायक भाई वीरेंद्र जी हैं। आप उनसे भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहा था सदन के अंदर कि अभी तक जो उसकी जो जानकारी है वो उपलब्ध नहीं हो पाई है, लेकिन जल्द ही इसको दे दिया जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी का घोटाला नहीं है, ये घोटाला भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि यूजर सर्टिफिकेट की बात होती है, जो उपलब्ध होने में थोड़ा वक्त लगता है। अब एम्बुलेंस की आपने बातें की, जो मंगल पांडे जी के विषय में आपने कहा, तो मंगल पांडे जी ने स्वयं इस बात का खंडन किया था और उन्होंने इस बात को कहा भी था कि अभी तक किसी भी तरह के भुगतान नहीं हुए हैं। चलिए ठीक है, भुगतान नहीं हुआ, इस बात का जिक्र उनकी तरफ से किया गया। चलिए ठीक है, और भी मेहमान लगातार बने हुए, मैं आऊंगा आपके पास। और उर्मिला जी, आपकी कुछ जेडीयू प्रवक्ता भी हमारे साथ एक बार जुड़ चुके हैं, आपका सवाल जो था एक बार दोहरा दीजिए आप। मेरा सवाल ये है कि ये लोग कहते हैं, घोटाला की बात करते हैं, लोगों पर आरोप लगाते हैं। आप लोगों को याद होगी जब प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र जाते हैं तो बोलते हैं भाइयों एवं बहनों, अजीत पवार ने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया और 70,000 करोड़ का घोटाला किया। लेकिन इनके साथ जो चले जाते हैं वो दूध में धुल जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं। और जो इनके साथ नहीं जाते हैं,
आज देखिए कि देश के ये लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं और जो इनके साथ जाएंगे और जो लोग नहीं जाएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनके ऊपर जूता चप्पल फेंका जाता है। आज मायावती की आपने बात की है, वो भी डरी हुई है, डर से इनके जो है इनका विरोध नहीं कर रही है। तो ये सारे लोग चाहते हैं कि जो सरकारी संस्था है जिस पर लोगों को भरोसा थी उसके माध्यम से अविनाश जी जवाब दे दीजिए इसका जल्दी से। टॉर्चर करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं उस संस्था के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो जन स्वराज की जो मैडम प्रवक्ता है उनकी बात एक बार वो करूंगा। उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन फी है 21,000 रुपीज। तो मैम क्या आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम करवा रही हैं क्या? दूसरी बात यह है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ठीक है आपने एक प्रोसीजर होता है सेलेक्ट करने का, आपने किस बेसिस पे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया? बिकॉज अभी सोशल मीडिया में रिसेंटली हमने देखा कि काफी जन स्वराज के कार्यकर्ता खेद जता रहे हैं कि उन्होंने काफी काम किया है बट उनको टिकट नहीं मिली। तो किस बेसिस पे आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है? ये एक बहुत बड़ा आपके। चलो ठीक है सोनाली जी, जो साफ तौर पर आप कह रही हैं कि जो आरोप आप लगा रही हैं उसका जवाब भी यहां पर दिया गया, लेकिन अब उसका जवाब आप दे दीजिए जो अविनाश जी कह रहे हैं कि किस पैमाने पर आपने सीट का वितरण यहां पर किया है। देखिए, सबसे पहली बात जो ये कह रहे हैं, मैं एक सीधा सवाल इनसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी एनडीए कहती है कि हम ईबीसी की राजनीति करते हैं, हम ओबीसी की राजनीति करते हैं। तो आप ये बताइए आज तक आपने सीट्स किसको किसको दिया और कितने ओबीसी को दिया, कितने ईबीसी को दिया और कितने एसटी को दिया और कितने एससी को दिया? ये आपके पास आज भी डिटेल नहीं होगा क्योंकि आपके यहाँ टिकट खरीदे जाते हैं, आपके यहाँ टिकट बेचे जाते हैं और इसका जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है आप उसे टिकट देते हैं। आप हमारे यहाँ से देख लीजिए कि जिस व्यक्ति के पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, जो व्यक्ति रिक्शा पे चलता था, हमने उसे टिकट दिया जिसमें क्षमता थी, जो जिसकी जमीन पे पकड़ थी, चाहे वो वाल्मीकि नगर से बात हो, चाहे वो किसी लौरिया से बात हो, जहां हमने कुशवाहा को टिकट दिया। तो हमने हमारे 51 सीटों में से आप ये कह सकते हैं 30 सीटें उस वर्ग को दिया गया जो कि हमारे समाज के पिछले पायदान से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ईबीसी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो आप दलित की बात कर लें। तो आपकी पार्टी में इतना हिम्मत ये नहीं है कि आप जाति के बेस पे भी राजनीति दें और उस दल का प्रतिनिधित्व करें जिस दल की जिसे रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता है यहाँ पे। तो बस आप जात की राजनीति करते हैं वोट लेने के लिए। और जो आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फी हमने लिया, आप मुझे ये बताइए कि पार्टी चंदा क्यों लेती है? क्या वो भंडारे का आयोजन करती है जो चंदा लेती है? संगठन को चलाने के लिए जो भी आवश्यकताएं पड़ती हैं, ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस इसका जवाब ले लेते हैं, फिर कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाएंगे। ठीक है, जवाब दे लीजिए जल्दी से अविनाश जी, फिर रतन जी का रुख करेंगे। आगे भी जो सूचियां आने वाली है, अविनाश जी जल्दी बात पूरी कीजिए, आप समय कम है। किया है समाज के वर्ग का, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके टिकट खरीदा जाता है, इनके टिकट बेचा जाता है। जी अब उसका जवाब ले रहे हैं ना। अभी आपने देखा, मैंने पूछा रिएक्टिव पॉलिटिक्स एग्जैक्टली अभी इलस्ट्रेट कर दिया मैडम ने रिएक्टिव पॉलिटिक्स क्या होती है। अभी इन्होंने खुद जब मैंने इनसे ये सवाल किया, एक एलिगेशन लगाया, तो दोबारा इन्होंने रिएक्टिव पॉलिटिक्स किया, वो दोबारा एलिगेशन मेरे ऊपर लगा दिया। हमारी चीजें सब कुछ क्लियर है और आपको पता भी चल जाएगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि रिएक्टिव पॉलिटिक्स एक्चुअली होती क्या है। अभी प्रशांत जी का रिपोर्ट आप दिखा रहे थे, प्रशांत किशोर जी का, वो कहते हैं कि ज्योति सिंह हमारे पास 2 साल पहले आई थी, तब हमने कहा कि भाई ये आपके परिवार का मामला है, आप देखिए। लेकिन आज उसकी यूटिलिटी वो समझते हैं क्योंकि स्ट्रेटेजिस्ट है ना, उनको कुछ ना कुछ तो मामला निकल आ रहा है। आज वो ज्योति सिंह जी को मीडिया में लेकर आते हैं और उनको उनका स्टेटमेंट दिलवाते हैं, जबकि वो खुद कहते हैं पहले कि 2 साल पहले आई थी तो मैंने कहा था कि ये आपके घर का मामला है। अभी मैं बहुत ही शॉर्टली, मैडम आरजेडी प्रवक्ता कुछ बोल रही थी, उसके बारे में बता देता हूं। मैडम आरजेडी प्रवक्ता से मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि जातिवादी पॉलिटिक्स मैडम हम नहीं करते हैं। और मैं आप आरजेडी किस तरीके से करती है, मैं एक एग्जांपल क्योंकि समय कम है। 15% ओबीसी यादव कम्युनिटी है बिहार में, 15% कास्ट सेंसस के हिसाब से, बट आप 43% सीट्स यादव को दे देती हैं। तो ये है जातिवादी पॉलिटिक्स। ठीक है उर्मिला जी, घोटालों की बात पूरी नहीं करें। देखिए आप 17 महीने के लिए हमारे साथ आई थी। ठीक है अब हो गया, आपका जवाब आ गया। उर्मिला जी बताइए। जॉब वाला केस, ठीक है उर्मिला जी जल्दी बताइए। हमने क्या किया? मैं इनको पूछना चाहती हूँ, अगर दिया जाता है हमारे यहाँ 43% सीट यादवों को, तो इनको पूछिए डॉक्टर उर्मिला ठाकुर किस कास्ट से आती है,
जिन्हें विधान परिषद भेजा गया। मुन्नी रजक किस कास्ट से आती है, जिन्हें विधान परिषद भेजा गया। बालदेव महतो किस कास्ट से आते थे, नोनिया समाज से आते थे। रामदेव साहू कानू समाज के। रविंदर तंती हमारे यहाँ से पहले बने थे। आप पूछ लीजिए अनिता देवी की जो कैबिनेट में मंत्री बने नोनिया समाज। जेडीयू क्यों आरोप लगाती है जंगल राज का आपके ऊपर? नहीं, जंगल राज हमारे ऊपर, जंगल राज की बात जब नगर परिषद में पानी लग गया, महानगर क्षेत्र में जब पानी लग गया था, तो माननीय हाई कोर्ट ने बोले कि यहाँ पर जो है लगता है जंगल राज आ गया। तो इन लोगों को हवा मिल गई और आज सारे जगह पानी नहीं, जंगल राज का कारण कुछ और था। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। जंगल राज क्यों कहा गया पूछेंगे। राहुल जी भी लगातार बने हैं, लेकिन रतन तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रतन जी, मैं बता रही हूँ जंगल राज। शर्मा जी, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में कहावत है कि सुपुआ बोले तो बोले, चलनियों बोले जेकरा में 72 गो छे। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी को सुन रहा था, बड़े प्रेम से सुन रहा था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों हजारों करोड़ रुपए चंदा लिए गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इनके पीठ के पीछे हंटर चलाया, उस पर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। पीएम केयर फंड जो बनाया गया था, पूरे देश के एक एक जनता ने अरबों खरबों रुपए दिए थे, उसका हिसाब आज तक जनता को नहीं मिला। अजीत पवार की बात हमारे बहन उर्मिला ठाकुर कर रही थी, यही प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के एनसीपी के घोटालेबाज का आरोप लगा रहे थे। आज वो कहां है? इनके पास है। आज देख लीजिए, पूरे भारत में जितने भ्रष्टाचारी हैं इनके साथ हैं। हम तो इनसे कहते हैं कि अगर प्रशांत किशोर पांडे जी अगर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की पोल खोल के बैठे हैं तो उन्हें सफाई देना चाहिए। मैं तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछता हूं कि अगर आपके सम्राट चौधरी जी नहीं बता पाए 10वीं कौन से सन में पास किए थे, तो आप ही बता दीजिए वो कौन से सन में 10वीं पास किए थे। आप ही बता दीजिए कि 1995 में वो कितने साल के थे, और आप ही बता दीजिए वो राकेश कुमार क्या हो जाएगा, किसने कौन सी। रतन जी कैसी बातें कर रहे हैं? अरे सुन लीजिए, आपने मुझे बहुत कम वक्त दिया। चलो ठीक है। और दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमारी बहन जन स्वराज से यहाँ पे बैठी है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के दूसरे डबल रोल वाले भाई हैं। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का नुकसान किया और जन स्वराज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, तो इस ठीक है, तेजस्वी प्रसाद आ रहे हैं और पूरा बिहार जो है महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन की सरकार आने वाली है। अब कोई किंतु परंतु नहीं है, बिहार तैयार है, बिहारी तैयार है, क्योंकि बिहारियों के डीएनए पे जो सवाल खड़ा कर रहा था उन्हें तमाचा मारने के लिए पूरा बिहार तैयार है। ठीक है, एक एक करके आएंगे, क्योंकि तीनों को जवाब देना है। सबसे पहले उर्मिला जी, आप अपना जवाब दे दीजिए। आपने जंगल राज की बात की है शर्मा जी, मैं बताना चाहती हूँ 1990 से पहले गरीब गुरबा लोग अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर नहीं बैठता था। जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी 1990 में आए तो गरीब गुरबा लोग थाना पर जाने लगा, ब्लॉक जाने लगा। एसपी और कलेक्टर के सामने मैल कुचैल पहना हुआ लोग जब कुर्सी पर बैठ के नजर मिलाकर अधिकार की बात करने लगा, तो उस गरीबों के राज को जंगल राज वही लोग कहे। जब आरक्षण लागू जननायक कर्पूरी ठाकुर किए तो ये लोग गाली देने का काम करते थे। जगदेव बाबू जब बोले कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन और धरती सभी गरीबों ने ललकारा और धन और धरती सभी चीज में 90, तीन लोगों ने यही आरएसएस वाले गोली मारने वाले नाथूराम। ठीक है राहुल जी बोलिए। महात्मा गांधी को जब महात्मा गांधी बोले कि मंदिर और मस्जिद सबके लिए खुला रहेगा, छुआछूत नहीं चलेगा, तो उनको गोली मारने वाले लोग यही लोग हैं। चलिए ठीक है, आपने जवाब दे दिया उर्मिला जी। राहुल जी और सोनाली जी, ठीक है, संविधान को ठीक है, आपने जवाब दे दिया। राहुल जी कई आरोप लगाए हैं, कई घोटालों को लेकर बोले हैं, रतन तिवारी बताइए। देखिए, जो एक अम्बेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की चर्चा तो होती है, लेकिन शायद ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव जी अपने जन्मदिन पे अम्बेडकर को लात दिखा रहे थे, ज्यादा भूल गए। और जो ये गरीब शोषित की बातें कर रहे थे, सुनिए मेरी बात, जब आप गरीब शोषित की बातें कर रहे थे कि मछिया पर नहीं बैठते थे, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं उर्मिला जी कि अभी भी अगर देखा जाए तो अम्बेडकर का क्या नाम लेते हैं आप? अम्बेडकर जी को सबसे ज्यादा गाली अगर ही लोग करते हैं। एक बार गाँव में चले जाइए, जाकर देख लीजिए कि जितने भूमिहीन किसान हैं उनके पास कितने जमीनें हैं और कौन जमीन देकर काम करवाता है। एक बार जाकर देख लीजिए। संदर्भ बदला है, सोच बदली है लोगों की, और जिस तरह से आप दिखाने का प्रयास करते हैं तो आप बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति करके आप लोग
सत्ता में कायम होना चाहते हैं। ये आरजेडी का स्वभाव रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सबके सम्मान के साथ एनडीए परिसंकल्पित है और फिर से वापस आने वाली है। ठीक है। सोनाली जी, साफ तौर पर रतन जी कह रहे हैं कि आप लोगों की बराबरी उन्होंने आम आदमी पार्टी से कर दी है। किसका नुकसान कर रही है जनसुराज? सोनाली जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जब हम एनडीए पे, सरकार पे जो भी उनके तथ्य सहित आरोप लगाते हैं, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता तो वो सीधा जंगल राज पे पहुंच जाएंगे, या फिर 30 साल पहले 20 साल पहले वाली बात पे पहुंच जाएंगे, या फिर हमारी तुलना वो केजरीवाल से करेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि आप हमारी तुलना किससे करते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो भी आरोप हमने सरकार पे लगाया, जो भी सवाल हमने सरकार से पूछे, वो सच है या नहीं, और आप उसका जवाब देने में सक्षम है या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे जो आरोप लगाए हैं। जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जंग आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन को, कि वो जब समाजवाद की बात करते हैं, उनके हिसाब से समाजवाद की परिभाषा ही कुछ और है। उन्होंने परिभाषा ही समाजवाद की बदल दी है। तो उन्हें लगता है एक सीमित वर्ग के लिए समाजवाद है, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए समाजवाद है, और वो कम्युनिटी के लिए भी नहीं, वो सिर्फ उनके परिवार के लिए समाजवाद है। तो उनकी परिभाषा ही गलत है, फंडामेंटली उनके कॉन्सेप्ट में ही दिक्कत है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगी कि जो कल उन्होंने सुपर मैनिफेस्टो जारी किया, सो कॉल्ड सुपर मैनिफेस्टो, वो उनके पूरे पार्टी का विजन ही यहाँ पे बता देता है कि उनकी दूरदर्शिता कितनी है, वो कितना लंबा सोच सकते हैं। जैसी घोषणाएं वो करते हैं कि हर परिवार में सरकारी नौकरी, वो बिहार को लेना डूबे, इससे बड़ी बात यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ठीक है, अविनाश जी बताइए। घोषणाएं लाते हैं, ये दोनों परिवार या दोनों 2020 में भी बोले थे कहां से आएगा 10 लाख नौकरी, और हमारे आदरणीय नेता ने करके दिखाने का काम किया। ठीक है अविनाश जी, लालू यादव जी ने इतनी नौकरी दी है क्या? अविनाश जी बताइए। अविनाश जी आवाज पहुंच रही है मेरी? होती तो सर इतनी महामारी आज होती नहीं। मैं 10वीं कब पास किए थे? अरे आप 10वीं पे अटके हुए हैं अब तक, हम नौकरी तक पहुंच गए, सीटों तक पहुंच गए, आप 10वीं पे अटके हुए हैं। क्या हो जाएगा 10वीं अगर आप जान लेंगे किस साल में पास किया है? बता दीजिए ना जी। कभी ये कहते हैं 3 लाख, कभी कहते हैं 5 लाख, कभी कहते हैं 10 लाख। तो एक तो पहली बात, पार्टी में ही सहमति नहीं है कि नौकरियां कितनी दी, जिसके मन में जो आता है वो फिगर वो बोलता है। लेकिन अगर आपने नौकरी दी ही, तो आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए, साढ़े 4 लाख शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दिए, चटपट योजना चला करके पेपर लीक होता था। आप एक व्हाइट पेपर जारी माध्यम से पारदर्शी तरीके से काम करने का काम पब्लिश कर दीजिए। ये सवाल उठना उसी दिन से बंद हो जाएगा। चलो ठीक है, अब समय कम है, चलिए ठीक है, मैं सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, सीटों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति फंसी हुई है, और देखने वाली बात तो ये रहेगी कि ये जो असमंजस की स्थिति है ये कब तक बनी रहती है, क्योंकि चिराग पासवान अपनी सीटों को लेकर अड़े हुए हैं, तो वहीं एनडीए लगातार कह रहा है कि सब कुछ ठीक है। महागठबंधन की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है इसलिए सुखबुगाहट भी तेज है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।